साल 2009 की एक सुबह कर्नाटक के एक छोटे शहर के होटल में हमेशा की तरह सफाई कर्मचारी दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। बार बार कोशिश करने के बाद जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देख सबके होश उड़ गए। कमरे के बिस्तर पर एक महिला निर्जीव पड़ी थी। उसका चेहरा डर से जकड़ा हुआ, होंठों पर हल्की झाग और आंखें आधी खुली हुईं। कमरे में न तो कोई संघर्ष के निशान थे और न ही जबरदस्ती का कोई सबूत। ऐसा लग रहा था मानो मौत ने अचानक दस्तक दी और उसकी सांसें वहीं थम गईं। पुलिस मौके पर पहुंची और पहली नजर में यह मामला आत्महत्या जैसा लगा, लेकिन सवाल उठने लगे। एक स्वस्थ महिला अचानक यूं कैसे मर सकती है? उसके शरीर में जहर के हल्के संकेत क्यों नजर आ रहे हैं? और सबसे अहम, उसके गहने और पर्स कहां गायब हो गए? यह पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी कर्नाटक और केरल के अलग अलग शहरों में कई महिलाएं होटल के कमरों में इसी तरह मृत पाई गई थीं। हर केस में लगभग एक जैसी बातें सामने आईं। अकेली महिला, रहस्यमय मौत और गहनों का गायब होना। शुरुआत में पुलिस ने इन्हें अलग अलग घटनाएं मानकर फाइलें बंद कर दीं, लेकिन जैसे जैसे केस बढ़ते गए एक अजीब सी समानता सबके सामने आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य हाथ ने इन घटनाओं को जोड़ रखा हो। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या यह सब एक अजीब संयोग था या फिर कहीं कोई खौफनाक राजस छिपा था जिसे अभी तक कोई देख नहीं पाया? होटल के उस कमरे में मिली महिला की मौत कोई पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी कर्नाटक और केरल के अलग अलग शहरों, मंगलुरु, हासन, मदिकेरी और यहाँ तक कि बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में अजीब तरह से महिलाओं की लाशें पाई जा चुकी थीं। हर जगह कहानी लगभग एक जैसी थी। एक महिला होटल में दाखिल होती, साथ में अक्सर कोई आदमी होता जिसे ज्यादातर लोग पहचानते नहीं थे। वह आदमी कुछ देर ठहरने के बाद अचानक गायब हो जाता। अगले दिन होटल स्टाफ कमरे का दरवाजा खटखटाता और जवाब न मिलने पर उसे तोड़ा जाता। अंदर बिस्तर पर वही नजारा, महिला निर्जीव, चेहरे पर डर की छाया, होंठों पर झाग और शरीर में जहर जैसे लक्षण। इन मौतों में एक और अजीब समानता थी। लगभग हर महिला के गहने, पर्स और नकद गायब मिलते, लेकिन शरीर पर किसी तरह के संघर्ष के निशान नहीं होते। न खून, न चोट, न ही जबरदस्ती का सबूत। सब कुछ इतना शांत और साफ दिखाई देता मानो मौत बिना शोर किए कमरे में आकर चली गई हो। स्थानीय पुलिस ने इन घटनाओं को शुरुआत में ज्यादातर आत्महत्या मानकर केस बंद कर दिए। उनके लिए यह आसान था कहना कि शायद महिलाएं निजी परेशानी में थीं, आकिफ नहीं शी थीं, या फिर किसी तनाव के चलते उन्होंने जहर खा लिया। डॉक्टरों की रिपोर्ट में शरीर में जहर की पुष्टि होती थी तो बात और पक्की मान ली जाती। किसी ने गहराई से जोड़ने की जरूरत ही नहीं समझी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और घटनाएं बढ़ती गईं, लोगों के मन में सवाल उठने लगे। स्थानीय अखबारों ने भी खबरें छापनी शुरू की, सुर्खियां बनतीं। फिर एक महिला की रहस्यमयी मौत, होटल में युवती मृत, पुलिस ने कहा आत्महत्या। लगातार बढ़ रही संदिग्ध मौतें, क्या कोई पैटर्न है? आम लोग चाय की दुकानों और बस अड्डों पर बातें करने लगे, इतनी सारी औरतें एक ही तरह क्यों मर रही हैं? क्या वाकई ये आत्महत्या है या कुछ और? परिवार वाले भी पुलिस से सवाल करते, हमारी बेटी इतनी खुशमिजाज थी, वो आत्महत्या क्यों करेगी? उसके सपने थे, योजनाएं थीं, फिर ऐसा कैसे? इन सवालों का कोई ठोस जवाब पुलिस के पास नहीं था। हर बार फाइलों पर धूल जम जाती और नए केस जुड़ते जाते। धीरे धीरे लोगों के बीच डर फैलने लगा। कई परिवार अपनी बेटियों को अकेले बाहर भेजने से हिचकने लगे। औरतें घर से निकलते वक्त सावधान रहने लगीं। लेकिन मौतों का सिलसिला थमा नहीं। हर बार वही पैटर्न, वही तरीका, वही खामोशी, मानो कोई अदृश्य शिकारी घूम रहा हो जो बड़ी सफाई से अपने शिकार चुन रहा था और गायब हो जाता था। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि महिलाएं क्यों मर रही हैं। असल सवाल यह था कि कौन है वह साया जिसकी मौजूदगी सिर्फ लाशों के जरिए महसूस की जा रही है। हर मौत अपने पीछे एक अधूरी कहानी छोड़ जाती थी,
और उन कहानियों में बार बार एक ही पैटर्न छिपा होता, सपने, भरोसा और धोखा। 8 शादी का सपना मंगलुरु की रहने वाली 24 वर्षीय अनीता, बदला हुआ नाम, अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। घर वालों की एक ही चिंता थी, उसकी शादी। अनीता भी चाहती थी कि उसे कोई ऐसा साथी मिले जो उसे समझे और खुश रखे। एक दिन वह परिवार से छुपाकर एक दोस्त से मिलने निकली। पड़ोसियों ने बताया कि अनीता को पिछले कुछ दिनों से किसी अजनबी आदमी के साथ अक्सर देखा जाता था। उस आदमी ने उसे शादी का वादा किया था। अनीता खुश थी, उसे लग रहा था कि उसके सपने पूरे होने वाले हैं। लेकिन अगले दिन ही खबर आई, वह शहर के एक होटल के कमरे में मृत पाई गई। कमरे में न तो लड़ाई झगड़े के निशान थे, न ही कोई स्पष्ट सुराग, बस उसकी लाश और उसके गहनों का गायब होना। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। वह शादी के लिए निकली थी, लेकिन वापस लौटी तो सिर्फ लाश बनकर। नौकरी का लालच हासन जिले की एक और कहानी। 27 साल की सुधा, बदला हुआ नाम, बेरोजगारी से परेशान थी। घर की हालत भी ठीक नहीं थी। ऐसे में एक आदमी ने उसे नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। कहा, थोड़े दिन साथ चलो, ट्रेनिंग करवाता हूँ, फिर स्थायी नौकरी पक्की। सुधा ने यह बात परिवार को बताई भी नहीं। वह उम्मीदों से भरी उस आदमी के साथ निकली। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका शव एक होटल में मिला। रिपोर्ट में मौत का कारण जहर बताया गया। उसके पास मौजूद बैग और जेवर कहीं नहीं मिले। परिवार का कहना था, हमारी बेटी इतनी हिम्मती थी, वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकती, उसे धोखा दिया गया है। लेकिन पुलिस ने केस को जल्दबाजी में सुसाइड मान लिया। 3 घर वालों से नाराज एक युवती, मदिकेरी में रहने वाली 22 साल की कविता, बदला हुआ नाम, अक्सर घर वालों से झगड़ती रहती थी। छोटे छोटे मुद्दों पर गुस्सा हो जाती। एक दिन नाराज होकर घर छोड़ दिया। परिवार ने सोचा कि वह किसी दोस्त के यहाँ होगी, लेकिन 2 दिन बाद उन्हें पुलिस का फोन आया। आपकी बेटी एक होटल के कमरे में मृत मिली है। कमरे का नजारा वही था। अचानक मौत, गहनों का गायब होना और शरीर पर जहर के निशान। घर वाले सदमे में थे। उन्होंने कहा, ठीक है, हमारी बेटी नाराज थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो खुदकुशी कर ले। यह कुछ और है, कुछ बहुत बड़ा। एक जैसी परछाइयां। इन तीनों घटनाओं में फर्क सिर्फ नाम और जगह का था। हालात लगभग एक जैसे। महिलाएं अकेली निकलतीं, किसी अजनबी के साथ होटल में दाखिल होतीं। अगली सुबह उनकी लाश मिलती, जेवर और पैसा गायब, और हर बार मौत की वजह जहर। परिवार टूटते गए, सवाल उठते रहे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। पुलिस बार बार वही पुराना राग अलापती रही। शायद निजी परेशानी रही होगी, इसलिए आत्महत्या की। लेकिन धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। यह सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। इतनी सारी औरतें अलग अलग जगहों पर एक जैसे हालात में क्यों मर रही थीं? शहर की गलियों में, अखबारों की सुर्खियों में और परिवारों के दर्द में एक ही सवाल गूंजने लगा, कहीं यह किसी सुनियोजित खेल का हिस्सा तो नहीं? पुलिस की दुविधा इन सभी मौतों को लेकर पुलिस का रवैया शुरू से ही ढीला रहा। अलग अलग जिलों और अलग अलग थानों में केस दर्ज हुए, लेकिन किसी ने उन्हें जोड़कर देखने की कोशिश नहीं की। हर थाने के लिए यह बस एक मामूली आत्महत्या का केस था, जिसे जल्दी निपटाना आसान था। किसी लड़की के परिवार ने शिकायत की तो पुलिस फाइल खोलती, कुछ सवाल पूछती और फिर रिपोर्ट में लिख देती, मृतका ने तनाव या व्यक्तिगत कारणों से आत्महत्या की होगी। उसके बाद केस बंद। लेकिन साल 2009 में तस्वीर बदलने लगी। मंगलुरु के एक छोटे होटल से एक और महिला की लाश मिली। हालात पुराने केसों जैसे ही थे। चेहरे पर झाग, गहने और बैग गायब, और कमरे में संघर्ष का कोई निशान नहीं। इस बार होटल स्टाफ ने पुलिस को एक अहम बात बताई। उन्होंने कहा, मैडम अकेली नहीं आई थी, उसके साथ एक आदमी था, शांत स्वभाव का, साधारण कपड़े पहने हुए। कुछ देर बाद वह आदमी कहीं चला गया और कभी वापस नहीं आया। यह बयान पुलिस के कानों में गूंजता रह गया। अब तक के सारे केस आत्महत्या मानकर निपटा दिए गए थे, लेकिन पहली बार शक की सुई किसी अजनबी आदमी की तरफ घूमी। जांच अधिकारियों ने सोचा,
क्या यह वही व्यक्ति है जिसे हर बार इन महिलाओं के साथ देखा गया था? इस शक ने पुलिस को पुराने केस फाइलें खंगालने पर मजबूर कर दिया। अलग अलग जिलों से फाइलें मंगाई गईं। जैसे जैसे दस्तावेज टेबल पर रखे जाते गए, पैटर्न साफ दिखाई देने लगा। हर केस में कुछ समान बातें थीं। होटल का कमरा, अकेली महिला, अचानक मौत, गहने और पैसे गायब, और होटल स्टाफ का बयान कि महिला आखिरी बार किसी अजनबी आदमी के साथ देखी गई थी। अब तक पुलिस ने इन मामलों को अलग अलग घटनाएं समझा था, लेकिन जब उन्हें एक साथ रखा गया तो तस्वीर बदल गई। यह कोई साधारण आत्महत्याएं नहीं थीं। जांच अधिकारियों के बीच चर्चा शुरू हुई। क्या यह सब किसी एक ही व्यक्ति का काम है? कहीं हम किसी सीरियल अपराधी से तो नहीं जूझ रहे? लेकिन यह सवाल उठाना भी आसान नहीं था, क्योंकि भारत की पुलिसिंग व्यवस्था में सीरियल किलर जैसी अवधारणा आम नहीं थी। छोटे कस्बों में तो यह कल्पना जैसी लगती थी। कई अफसरों ने कहा, नहीं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं हो सकता, यह सब बस इत्तेफाक निर्णय है। मगर कुछ जांच अधिकारी मानने को तैयार नहीं थे। उनके लिए यह अब एक व्यक्तिगत चुनौती बन चुकी थी। उन्हें यकीन था कि इन रहस्यमयी मौतों के पीछे कोई एक ही चेहरा है। धीरे धीरे पुलिस की सोच बदलने लगी। अब यह महज आत्महत्या नहीं रह गई थी। यह शक गहराने लगा कि कहीं यह कोई संगठित, सुनियोजित सीरियल अपराध तो नहीं। जैसे ही पुलिस को शक हुआ कि यह घटनाएं आपस में जुड़ी हैं, उन्होंने एक एक होटल की फाइलें दोबारा खोलनी शुरू की। सबसे पहले नजर गई होटल रजिस्टरों पर। जब रिकॉर्ड खंगाले गए तो एक अजीब सच सामने आया। हर बार वह महिला जिस आदमी के साथ कमरे में दाखिल हुई थी, उसने अलग अलग नाम दर्ज करवाए थे। कभी नाम राजेश, कभी इशे, कभी मनोहर, तो कभी जोसेफ। लेकिन होटल स्टाफ की गवाही ने एक समानता पकड़ ली। नाम तो हर बार नया था, पर शक्ल वही थी। मध्यम कद, सांवला रंग, माथे पर हल्की सी तिलक जैसी लकीर और हमेशा साधारण कपड़े पहने हुए। यानी वह त्याहे आदमी बार बार अपनी पहचान बदलता था, लेकिन चेहरा वही रहता था। कुछ गवाहों ने कहा कि वह बहुत शांत और धार्मिक स्वभाव का दिखता था। मंदिर में दर्शन करता, हाथ जोड़कर बात करता और इतना सहज लगता कि किसी को भी शक न हो। पुलिस अब और गहराई में गई। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड चेक किए गए। यह पता चला कि कई महिलाओं की मौत से पहले उन्हें अनजान नंबर से कॉल आए थे। दिलचस्प बात यह थी कि अलग अलग केसों में यह नंबर बदलता रहता, लेकिन सभी नंबर एक ही टावर लोकेशन से जुड़े मिलते। इसके बाद पुलिस ने रेलवे टिकट और बस यात्राओं का डेटा भी खंगालना शुरू किया। अलग अलग शहरों में हुई मौतों के बीच एक और कड़ी सामने आई। जिन दिनों महिलाएं लापता हुईं, उन्हीं दिनों एक अजनबी आदमी भी उसी रूट से यात्रा कर रहा था। धीरे धीरे तस्वीर और साफ होने लगी। यह कोई अचानक हुई मौतें नहीं थीं। यह एक ऐसा खेल था जिसे किसी ने बहुत सोच समझकर रचा था। एक ऐसा खेल जिसमें औरतों को लालच और भरोसे का जाल दिखाया जाता। किसी को शादी का सपना, किसी को नौकरी का भरोसा और किसी को घर से भागने का आसान सहारा। और जब महिला पूरी तरह उस आदमी पर भरोसा कर बैठती, तो वही भरोसा उसकी मौत का कारण बन जाता। पुलिस अब यकीन करने लगी थी कि वे किसी ऐसे शख्स के पीछे हैं जो बेहद चालाक, योजनाबद्ध और खतरनाक है। लेकिन एक दिक्कत अब भी बरकरार थी। उस आदमी की असली पहचान किसी को नहीं पता थी। न उसका असली नाम, न उसका स्थायी पता। बस इतना साफ हो गया था कि यह सब घटनाएं सुनियोजित हत्या थीं और पर्दे के पीछे छिपा हुआ वह चेहरा अब पुलिस की निगाह में आ चुका था। लगातार मौतों और जुड़ी हुई कड़ियों ने अब पुलिस को साफ कर दिया था। यह सब संयोग नहीं, बल्कि किसी सुनियोजित सीरियल अपराधी का काम है। लेकिन सवाल अब भी वही था, आखिर वह आदमी कौन है? पुलिस ने तय किया कि अगली बार अगर यह शख्स किसी महिला के संपर्क में आए तो उसे हर हाल में पकड़ना होगा। इसके लिए एक विशेष टीम बनाई गई जिसका काम सिर्फ निगरानी करना था। इसी बीच खबर मिली कि एक युवती को नौकरी का झांसा देकर कोई अजनबी उससे लगातार संपर्क कर रहा है। उसके कॉल रिकॉर्ड और बातचीत के तरीके को देखकर पुलिस का शक और गहराया। यह वही पैटर्न था जो पिछली घटनाओं में दिखा था।
इस बार पुलिस ने चुपचाप उस युवती और संदिग्ध के हर कदम पर नजर रखना शुरू किया। कॉल्स ट्रैक किए गए, लोकेशन परखी गई और यहाँ तक कि जिस बस में वह आदमी चढ़ा उसमें सादा कपड़ों में पुलिस वाले भी बैठे। आखिरकार वह दिन आया। वह शख्स युवती को लेकर शहर के एक होटल में दाखिल हुआ। रिसेप्शन पर उसने फिर एक नकली नाम लिखा, लेकिन इस बार उसकी हर हरकत पर पुलिस की नजर थी। जैसे ही वह कमरे की तरफ बढ़ा, गुप्त टीम सक्रिय हो गई। चारों तरफ से होटल को घेर लिया गया। होटल स्टाफ को भी पहले से सतर्क कर दिया गया था। कुछ ही देर बाद वह आदमी जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसपैठ की। कमरे में मौजूद दृश्य चौंकाने वाला था। युवती बेखबर थी कि उसके साथ क्या होने वाला है, और वह आदमी, वही शांत, साधारण दिखने वाला, धार्मिक सा चेहरा लिए, अचानक रंगे हाथों पुलिस के सामने खड़ा था। इस बार वह भाग नहीं सका। नकली नाम, झूठी पहचान और अब तक की सारी चालाकियां धरी की धरी रह गईं। पहली बार वह रहस्यमयी शख्स पुलिस के बिछाए हुए जाल में जिंदा, रंगे हाथों फंस चुका था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उस आदमी से घंटों तक पूछताछ की। शुरू में वह चुप रहा, चेहरे पर वही शांत और धार्मिक सा भाव, मानो उसने कोई गुनाह ही न किया हो। लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने रखे गए, उसका आत्मविश्वास टूटता चला गया। सबसे पहले उसके पास से कई नकली पहचान पत्र, मोबाइल सिम और होटल रजिस्टर की एंट्री मिलान कराई गईं। वह इनकार करता रहा, लेकिन जब गवाहों ने उसकी पहचान की और कॉल रिकॉर्ड सामने आए, तो वह झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। आखिरकार उसने कबूल किया, और उस कबूलनामे ने से पुलिस को स्तब्ध कर दिया। उसने कहा कि पिछले कई सालों में उसने 20 से ज्यादा औरतों को अपना शिकार बनाया है। हर बार उसका तरीका लगभग एक जैसा था। सबसे पहले वह अकेली या परेशान महिलाओं को निशाना बनाता, कोई घर वालों से नाराज, कोई नौकरी की तलाश में या कोई शादी के लिए बेताब। वह उन्हें विश्वास दिलाता कि वही उनका सहारा है। कभी खुद को सरकारी कर्मचारी बताता, कभी व्यापारी, कभी धार्मिक इंसान। उसकी मीठी मीठी बातें और मासूम सा चेहरा सुनने वाले को भरोसा दिला देता। फिर वह उन्हें होटल में ले जाता। वहां सबसे खतरनाक खेल शुरू होता। वह महिला को यह कहकर गोली देता कि यह गर्भ निरोधक है, ताकि दोनों का रिश्ता आगे बढ़ सके और शादी से पहले कोई समस्या न हो। लेकिन असल में वह गोली साइनाइड से भरी होती। महिला जैसे ही गोली निगलती, उसके शरीर में जहर तेजी से फैल जाता। कुछ ही मिनटों में होंठों पर झाग, चेहरे पर घबराहट और शरीर ढीला। मौत इतनी अचानक होती कि महिला को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। मौत के बाद वह आराम से महिला के गहने, पैसे और बैग लेकर होटल से निकल जाता। होटल रजिस्टर में दिए गए नकली नाम और पहचान उसे पकड़ से दूर रखते, और हर बार वह अगली शिकार की तलाश में निकल पड़ता। पुलिस जब यह सुन रही थी तो कमरे में खामोशी छा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सभी के रोंगटे खड़े हो गए हों। एक इंसान इतने सालों तक इतने सुनियोजित ढंग से औरतों को मौत के घाट उतारता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। यहाँ पहली बार उसका असली नाम सामने आया, मोहन कुमार। लेकिन लोग उसे उसके खौफनाक अंदाज के कारण एक और नाम से जानने लगे, साइनाइड मोहन। इस नाम के साथ ही उसकी पहचान हमेशा के लिए अपराध की दुनिया में दर्ज हो गई। उसकी गिरफ्तारी की खबर अखबारों और टीवी चैनलों पर छा गई। लोग हैरान थे, एक साधारण सा दिखने वाला, शांत और धार्मिक आदमी कैसे इतने वर्षों तक इतना खौफनाक खेल खेलता रहा। पुलिस और जनता दोनों के लिए यह सच किसी सदमे से कम नहीं था। मोहन कुमार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने महीनों तक सबूत इकट्ठा किए। होटल रजिस्टर, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, जहर की रिपोर्ट और बरामद किए गए गहने पैसे, सब कुछ एक एक करके केस डायरी में शामिल किया गया। जब केस अदालत में पहुंचा तो माहौल भारी था। यह सिर्फ एक मुकदमा नहीं था, बल्कि उन 20 से ज्यादा औरतों के अधूरे सपनों और टूटी हुई जिंदगियों की गवाही थी। कोर्ट में सबसे पहले गवाह पेश किए गए। कई होटल स्टाफ ने पहचान की और साफ कहा, हाँ, यही वही आदमी है जो अलग अलग नामों से महिलाओं को होटल में लाता था। फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी बेहद मजबूत थीं। हर महिला के शरीर में एक ही जहर, साइनाइड ने पाया गया था। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कोर्ट को बताया
कि इतनी तेज और साफ मौत केवल साइनाइड से हो सकती है। इसके बाद पीड़िताओं के परिवारों को गवाही के लिए बुलाया गया। उनकी चीखें और आंसू अदालत की दीवारों से टकराते रहे। कोई कह रहा था, मेरी बेटी नौकरी की तलाश में गई थी और हमें उसकी लाश मिली। तो कोई रोते हुए बोला, उसे शादी का सपना दिखाया गया था, लेकिन सपनों की जगह हमें उसकी चिता मिली। इन बयानों ने अदालत को झकझोर कर रख दिया, मगर मोहान ने भी अपनी चालाकी जारी रखी। वह बार बार कहता रहा कि वह निर्दोष है। कभी पुलिस पर झूठा फंसाने का आरोप लगाता, तो कभी कहता कि मौतें आत्महत्या थीं और उसका कोई संबंध नहीं। लेकिन गवाहों की गवाही, सबूतों की कड़ियां और उसका कबूलनामा उसके हर दावे को तोड़ते चले गए। निचली अदालत ने सभी गवाहियां सुनने और सबूत देखने के बाद एक सख्त फैसला सुनाया। मोहन कुमार उर्फ सायानाइड मोहन को फांसी की सजा। फैसला सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। पीड़ित परिवारों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें संतोष भी था कि अब उन्हें न्याय मिला। मोहन ने हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन वहां भी वही नतीजा निकला, सजा बरकरार रही। आखिरकार केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यहां भी उसके वकीलों ने दलील दी कि सबूत पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ न कहा कि सबूत, गवाह और पैटर्न इतने मजबूत हैं कि सजा बदलने की कोई गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। इस फैसले के साथ ही यह साफ हो गया कि सायानाइड मोहन अब कभी समाज को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मोहन कुमार उर्फ सायानाइड मोहन का केस सिर्फ अपराध का नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का भी गहरा उदाहरण है। सवाल यह उठता है कि एक साधारण सा दिखने वाला, धार्मिक और शांत आदमी आखिर कैसे सीरियल किलर बन गया? सबसे पहला कारण था लालच। हर बार वह महिलाओं को सिर्फ भरोसे में नहीं लेता था, बल्कि उनके गहनों और पैसों पर भी नजर रखता था। उसके लिए इंसानी जिंदगी से ज्यादा मायने रखते थे पैसों और सोने के गहनों की चमक। दूसरा, उसके भीतर गहरी नियंत्रण की भूख थी। वह महिलाओं पर हावी होना चाहता था, उन्हें सपने दिखाता, भरोसा दिलाता और फिर अचानक जिंदगी छीन लेता। यह उसे एक विकृत संतोष देता था, जैसे वह उनके भाग्य का मालिक हो। तीसरा, उसमें यह आत्मविश्वास घर कर गया था कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। सालों तक उसकी चालाकियां और नकली पहचान उसे कानून से बचाती रहीं। यह उसे और साहसी बनाती गई। हर हत्या के बाद उसकी हिम्मत बढ़ती गई और वह नए शिकार की तलाश में निकल पड़ता। बाहर से वह धार्मिक, शांत और मददगार नजर आता। यही उसकी सबसे बड़ी ढाल थी। लोग उसे भरोसेमंद समझते थे, लेकिन भीतर वह एक राक्षस था जो हर मुलाकात के पीछे मौत का खेल रच रहा था। यही उसका असली चेहरा था। दोहरी जिंदगी जीने वाला इंसान, एक तरफ समाज को धोखा देने वाला सज्जन आदमी और दूसरी तरफ एक निर्दयी सीरियल किलर। सायानाइड मोहन का मामला भारतीय अपराध इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया। यह सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं थी, बल्कि उस भरोसे की भी कहानी थी जिसे लोग आसानी से किसी अजनबी पर कर बैठते हैं। सबसे बड़ा सवाल उठा, महिलाओं की सुरक्षा का। समाज में कितनी ही महिलाएं नौकरी या शादी की तलाश में घर से निकलती हैं। ऐसे में उनका सामना जब किसी लालची और अपराधी प्रवृत्ति के इंसान से होता है, तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इस केस ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल आर्थिक लालच ही नहीं, बल्कि भरोसे का दुरुपयोग भी जानलेवा साबित हो सकता है। दूसरी सीख यह थी कि कैसे शादी और नौकरी के झांसे लोगों को फंसा सकते हैं। मोहन ने महिलाओं की भावनाओं और कमजोरियों का फायदा उठाया। परिवार से नाराज लड़कियां, नौकरी की तलाश में भटकती युवतियां या शादी का सपना देखने वाली महिलाएं सब उसके जाल में आ गईं। यह समाज के लिए चेतावनी थी कि हमें ऐसे वादों और ऑफरों पर बिना ठोस प्रमाण के भरोसा नहीं करना चाहिए। मीडिया ने इस केस को उजागर करने में बड़ी भूमिका निभाई। लगातार रिपोर्टिंग और चर्चा ने लोगों को सतर्क किया। यह संदेश दूर दूर तक गया कि सतर्क रहो, भरोसा सोच समझकर करो। इसके अलावा पुलिस और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठे। इतने सालों तक दर्जनों औरतें एक ही तरीके से मारी गईं, लेकिन शुरुआती दौर में किसी ने इसे जोड़कर नहीं देखा। अगर समय रहते पैटर्न पहचाना जाता,
तो शायद कई जिंदगियां बच सकती थीं। इसने पुलिसिंग सिस्टम में सुधार की जरूरत को भी उजागर किया। अंततः यह केस भारतीय अपराध इतिहास में सबसे खौफनाक और सिहरन पैदा करने वाले मामलों में दर्ज हो गया। एक ऐसा मामला जहां एक साधारण सा दिखने वाला आदमी, जिसकी शक्ल से कोई खतरे की उम्मीद भी नहीं करता, महिलाओं का सीरियल किलर बन बैठा। सबसे बड़ा सबक यही है कि अंधा भरोसा कभी न करें। हर रिश्ते, हर वादे और हर पहचान को परखना जरूरी है, क्योंकि समाज में कुछ लोग बाहर से जितने मासूम दिखते हैं, अंदर से उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी साइनाइड मोहन की, भारत के सबसे खौफनाक और रहस्यमयी सीरियल किलर्स में से एक की। एक ऐसा इंसान जिसने भरोसे और मासूमियत का इस्तेमाल करके कितनी ही जिंदगियां छीन लीं। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें और भी ऐसी सच्ची और रोमांचक कहानियां आपके तक पहुंचाने की ताकत देता है। हम जल्दी ही मिलेंगे एक और सच्ची अपराध कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।